अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं रिजवान जाफर। सवाल है पाकिस्तान का, सवाल है नई हुकूमत का, क्योंकि तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई है और इमरान खान साहब जो है वजीर आजम बन चुके हैं। उनके सामने बहुत सारे चैलेंजेस हैं, लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो माशी चैलेंज है। तो यही सवाल लेके आज हम आए हैं पाकिस्तान की सबसे बड़ी चैम्बर में, कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री में। और कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री का पाकिस्तान की मईशत में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ऐसा ही रोल है जैसा पाकिस्तान की मईशत में कराची का रोल है। तो कराची के बिजनेस कम्युनिटी इस वक्त बड़ी तादाद में मेरे साथ कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स में मौजूद है और मौजूदा सदर और साबिक सदूर जो हैं कराची चैम्बर के, वो भी हमारे साथ हैं। मैं तारुफ कराता हूँ। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मुफस्सिर अता मलिक साहब, आप प्रेसिडेंट हैं, करंट प्रेसिडेंट ऑफ कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स, आपको वेलकम कहते हैं जी। आपके साथ मौजूद हैं जनाब अंजुम निसार साहब, आप साबिक सदर हैं कराची चैम्बर के। और आपके साथ मौजूद हैं AQ खलील साहब, आप भी साबिक सदर हैं कराची चैम्बर के। इसके साथ साथ हमारे साथ मौजूद है जनाब ताहिर खालिक साहब, आप भी साबिक सदर हैं कराची चैम्बर के। और एक और साबिक सदर कराची चैम्बर के हमारे साथ मौजूद हैं जनाब इफ्तिखार वोरा साहब, आपको वेलकम कहते हैं। इसके अलावा और भी साबिक सदर और करंट वाइस प्रेसिडेंट और साबिक प्रेसिडेंट हमारे साथ मौजूद हैं और इनके ख्यालात हम जानेंगे, इनकी तजावीज़ जानेंगे। मईशत का एक बहुत बड़ा चैलेंज है और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चैलेंज है वो ये है कि बैरूनी कर्जे अदा करने के लिए 12 अरब डॉलर की फौरी जरूरत है गवर्नमेंट को। करंट तिजारती खसारा जो कभी 2 अरब डॉलर सालाना था, वो पिछले 2-3 माह में 2 अरब डॉलर माहाना हो चुका है। मुल्क की मईशत तकरीबन 95 अरब डॉलर के कर्जों तले दबी हुई है या सिसक रही है। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का जो डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा हो गया है, बल्कि निस्फ से ज्यादा इसका जो डिफरेंस आ गया है। और इसके अलावा गुर्बत भी बढ़ रही है। तो आपसे शुरू करते हैं मुफस्सिर साहब, ये तो बहुत ज्यादा चैलेंजेस हैं। 22 जुलाई को इमरान खान साहब तशरीफ लाए थे कराची चैम्बर में और उनसे बातचीत में हमें ये अंदाज़ा हुआ कि शायद गवर्नमेंट विल गो टू IMF फॉर अ बेल आउट पैकेज इमीडिएटली, बिकॉज बहुत बड़ा गैप है इस वक्त हमारा ट्रेड डेफिसिट में। तो अगर मैं एक सादा सवाल करूं कि आप क्योंकि अभी लीड कर रहे हैं कराची चैम्बर को, तो कराची चैम्बर के जो वाबस्ता बिजनेस कम्युनिटी है वो मुतमईन है, पुरुमीद है इस गवर्नमेंट से कि ये जो क्राइसिस है इससे ये इमरान खान साहब निकालने में कामयाब हो जाएंगे? मुतमईन इन द सेंस अभी तो उन्होंने परफॉर्म ही नहीं किया। मुतमईन तो हम उनकी परफॉर्मेंस देख के होंगे, बट वी आर ऑप्टिमिस्टिक, जो होपफुल हैं कि जो वो करना चाहते हैं या जो उनके इरादे थे वो परफॉर्म करेंगे उसके लिए, बिकॉज उनके पास चॉइस कोई नहीं है। क्योंकि अगर वो परफॉर्म नहीं करते तो अगले इलेक्शंस में फिर तमाम पार्टीज एक ही एट पार आ जाएंगी। तो जिस नारे के साथ वो आए हैं, तब्दीली के नारे के साथ, अगर वो तब्दीली नहीं ला सकते, जल्द हमें उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि बहुत जल्द ओवरनाइट कोई तब्दीली आ जाएगी, लेकिन हम ऑप्टिमिस्टिक हैं, जो उनके इरादे हैं हम समझते हैं कि वो उस पर काम करेंगे। ठीक है, अंजुम निसार साहब आपकी तरफ हम बढ़ते हैं। ये फरमाएं कि ये जो मैंने अभी फिगर्स आपकी खिदमत में पेश किए हैं, इनको पाकिस्तान को ब्रेक इवन पे लाने के लिए या जो होता है ना टेस्ट मैच के अंदर इमरान खान साहब प्लेयर रहे, तो अब वो पिछली जो इनिंग थी वो इतने स्कोर्स कर दिए उसने कि अब जब ये इनिंग शुरू हुई है तो उसको बराबर करने के लिए जो है ना बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, तो प्लेयर्स को बहुत अच्छा खेलना पड़ेगा। तो आपकी क्या सजेशन है? देखिए, सबसे पहले तो मौजूदा गवर्नमेंट जो आजकल प्राइम मिनिस्टर साहब ने टेक ओवर लिया, ओथ लिया, मुबारकबाद है। तीसरी दफा हम देखें डेमोक्रेटिक प्रोसेस कंटिन्यूस चल रही है, विच इज़ अ वेरी गुड साइन। जहाँ तक आपने बात की फाइनेंशियल इश्यूज की, और गवर्नमेंट पे यकीनी तौर पे बहुत बड़ा बर्डन है। इस वक्त आपने देखा खाली सर्कुलर डेब्ट की मद में हमने कोई 1.1 ट्रिलियन 1100 अरब रुपए देने हैं। आपका इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का गैप बहुत बढ़ चुका है। एक्सपोर्ट्स ना होने के बराबर 24 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट आज 70 साल बाद हम पहुंचे हैं, जो एक बहुत शर्मनाक मकाम है। तो ऑब्वियसली इशूज आर देयर। अब गवर्नमेंट के डिटर्मिनेशन, आई थिंक वी हैव लॉट ऑफ होप्स विद द करंट गवर्नमेंट, उनको चाहिए भी, और ये भी एस बेसिस पे, चूंकि जो मसाइल हैं, जो पॉवर्टी लेवल की आपने बात की, तो आपने टैक्स टू GDP की बात की, आपने इन्वेस्टमेंट टू GDP की बात की। आज आपने देखा अखबार के अंदर इश्यूज आए हैं कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट है, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, विच इज द मेन इंडिकेटर कि किसी मुल्क के अंदर लोएस्ट थी जनवरी के अंदर, यहाँ के पिछले साल 240 अरब डॉलर आए थे, आज शायद 125 बिलियन डॉलर आए हैं जुलाई के अंदर। तो जब तक आपके बाहर की इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, टेक्नोलॉजी नहीं आएगी, आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी नहीं बढ़ेगी। आज आपको एक आइडियल ले लेते हैं कि आपको बाहर से ऑर्डर आ भी जाएं, तो आपका चूंकि एक्सपोर्ट्स प्रोडक्ट टोटल नंबर ऑफ आइटम जो है पाकिस्तान में आज
10 बड़े आइटम ऐसे हैं जो टोटल 80% एक्सपोर्ट्स कवर करते हैं। ठीक है, चलिए एक एक करके चीजें। इसमें एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट होगी कि गवर्नमेंट को जैसे मैंने एसएस बेसिस पे अपनी ग्रोथ रेट को कंटिन्यूस अगले 3-4 साल में 7-8% पे लाना पड़ेगा, ताकि गुर्बत लेवल के अंदर और मौजूदा ठीक है, एक्सपोर्ट के लिए और खासतौर पर डॉलर का भी बड़ा इशू आया हुआ है, और भी जो इशूज है, एक एक करके चीजें लेते हैं। लेकिन उससे पहले मैं एक खलील साहब ये फरमाएं कि जो 100 डेज का प्रोग्राम है, तो ये सब सारा मसला कुछ 100 डेज में हल हो जाएगा या इससे आगे जाएगी बात? जो है बात यह है कि जी जो 100 डेज का प्रोग्राम दिया है पीटीआई गवर्नमेंट ने, ये उनके लिए खुद भी बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है, और दुनिया के अंदर इस किस्म की चीज़ें होती हैं, कोई नई चीज़ नहीं है, लेकिन तरजीहात जिस तरह उन्होंने मुकर्रर की हैं उसकी एक सिमत मुतय्यन करने के लिए 100 दिन होते हैं। 100 दिन में 5 साल का एजेंडा तो वैसे भी पूरा नहीं हो सकता। लेकिन एक चीज़ जो बड़ी बुनियादी है वो ये है कि जो पीटीआई के इकनॉमिक्स मैनेजर्स हैं और जो उसके एमएनएज हैं, जो पॉलिसी साज हैं, उनको एक सूरत हाल का सामना है। वो ये है कि उन्होंने 5 साल जो कुछ कौम को सिखाया है, जो क्रिटिसाइज़ किया है, अब उसको अमली तौर पर दिखाने का वक्त है। मिसाल के तौर पर अगर हमने ये कहा कि स्टेट ओन्ड एजेंसीज में हम 400 अरब रुपया जो है वो झोंकते हैं, तो उन 400 अरब को रोकने का अब काम इनके हाथ आ गया है। अगर इन्होंने ये अपनी पॉलिसीज में जिक्र किया था कि जी मुल्क की इकोनॉमी में हम बाहर से इन्वेस्टमेंट लाने में कामयाब हो जाएंगे, तो अभी इनको प्रूव करना होगा कि वो इन्वेस्टमेंट यहाँ आए। अगर पाकिस्तान में वीज़ा पॉलिसी इस वक्त आपको पता है ना कि बाहर के ममालिक के लोग यहाँ नहीं आते, अब इनका कहना यह है कि हमारे आने से एक बेहतरीन किस्म का जो है इंप्रेशन क्रिएट होगा सारी दुनिया में, तो यकीनी तौर पे पाकिस्तान के लिए अब बाहर के जो लोग हैं उनका यहाँ आना बनता है। ये सारी चीज़ें पीटीआई की गवर्नमेंट्स को, और वो ख़ास तौर पे वो जो बाहर ममालिक में जो लोग बैठे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्रिकेट का एक मसला मैं आपसे कहूँ, खुद इमरान खान साहब क्रिकेटर हैं, पाकिस्तान में क्रिकेट दराज से नहीं हो रही। ये बड़ी एक प्रायोरिटी में उनके होने चाहिए कि पाकिस्तान में क्रिकेट बहाल हो। अगर हम क्रिकेट की टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करें जो अमूमन इमरान खान साहब इस्तेमाल करते हैं, तो क्रिकेटर्स अक्सर व बेशतर इस बात के लिए राजी होते हैं कि किसी इनिंग के अंदर वो 70 पे आउट हो जाते हैं और किसी इनिंग में 470 पे आउट नहीं होते, तो इनको 70 पे आउट नहीं होना, 470 का स्कोर करने देना है। ठीक है, तारिक खालिद साहब की तरफ हम आते हैं। अगर हम पिछले इंतखाबात की तरफ जाते हैं 2013 के, और हमें याद है कि उस वक्त जब प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब बने तो उनसे जब पूछा गया कि आपकी तरजीह क्या है, तो उन्होंने कहा पहली तरजीह भी माश है, दूसरी भी माश है, तीसरी भी माश है। उनके पास एक बहुत तजुर्बेकार टीम थी, और उसके बावजूद जो है सीपैक आया, कुछ लोगों को उम्मीद हुई, लेकिन फिर भी जो है क्राइसिस मौजूद है और अभी भी मौजूद है। एक अब ऐसी टीम जो है सामने आ रही है जो पहली दफा अपने आप को आजमाएगी। एक वजीर खजाना वो बन रहा है जो पहली बार वजीर खजाना बन रहा है, या फाइनेंशियल मामलात में, या प्राइम मिनिस्टर जो बन रहे हैं वो पहले कोई काउंसलर भी नहीं रहा है। इमरान खान साहब तो वो भी पहली बार किसी ओहदे पे सरकारी आ रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि ये माशी चैलेंजेस को ये टीम जो है ये ज्यादा बेहतर तौर पर निपटा सकती है बनिस्बत हम कंपैरिजन टू द प्रीवियस टीम अगर बात करें? शुक्रिया जनाब। देखें, बात यह है कि हम पिछले प्राइम मिनिस्टर से या पिछले 5 साल को देखते हुए इस साल इन 5 सालों को आगे सोचें, इनकी कंपैरिजन कोई बेसूद नज़र आती है। वजह यह कि हम तो 1947 से देखें तो हम बतदरीज आगे बढ़ने के बदले काफ़ी हद तक पीछे जा रहे हैं। हम हर चीज़ में, हर शोबे में देखते हैं तो हम दुनिया सर आगे तो बढ़ रहे थे, लेकिन शायद पिछले 30 साल में हमें हमारी जो रफ्तार होनी चाहिए थी वो नहीं हो सकी। हम 47 से 60-65 तक तो हम बहुत बेहतर पोजीशन में थे पाकिस्तान जो है जी। अब सूरत हाल ये है कि आया ये लोग ये काबू कर लेंगे सारे इकोनॉमिक चैलेंजेस को कि नहीं, या कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, इसको वक्त बताएगा। ये 100 दिन में नहीं होना, ये तो पूरे 5 साल लगेंगे। खुदा करे, हम दुआगो हैं कि ये कामयाब हों, और क्योंकि खुदारा किसी तरह से पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जाए, और हुकूमतें ही करेंगी और वही डायरेक्शन देंगी। अब ये नए जज्बे के साथ आए हैं, हम उम्मीद रखते हैं कि ये बेहतर काम करेंगे। तो चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं, और पाकिस्तान के जो मईशत के लिहाज से बहुत ही काबिल दिमाग हैं वो हमारे साथ हैं, और जो लोग कंट्रीब्यूट करते हैं, और ख़ास तौर पे एक्सपोर्ट के हवाले से हम बात करेंगे और डॉलर रेट के हवाले से ब्रेक के बाद कंटिन्यू करते हैं। सवाल है पाकिस्तान का, एक सवाल है पाकिस्तान का, सवाल है नई हुकूमत का, और नई हुकूमत का सवाल, मईशत का सवाल हम लेकर आ गए हैं। आज कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में हमारे साथ बिजनेस कम्युनिटी यहाँ मौजूद है, और अंदाजे और उम्मीदें
और मशवरे, सब चीजें यहाँ पर मिल रही हैं। साबिक सदर हैं जनाब इफ्तिखार वोरा साहब, आप फरमाएं कि ये कुछ लोग इस पर भी तनकीद कर रहे हैं कि ये बड़ी पीनट चीजें हैं कि जनाब सादगी अख्तियार करनी है, प्राइम मिनिस्टर हाउस में नहीं रहना, गवर्नर हाउस को कुछ और बना दो। आप क्या समझते, ये तो मतलब चैलेंज तो बहुत बड़ा है, ये छोटी छोटी चीजों से क्या मसला हल होगा? मैं समझता हूँ जो सबसे अहम इकदाम इनको करना चाहिए वो है, जैसे अभी आपने उनका देखा जो टर्की की जो सूरत हाल है इकोनॉमी की, तो उन्होंने जो 2 स्लोगन्स दिए हैं कि एक्सपोर्ट 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 और मैन्युफैक्चरिंग मैन्युफैक्चरिंग मैन्युफैक्चरिंग। तो हमें इस चीज के ऊपर जाना चाहिए। और जो फॉरेन एक्सचेंज का जो सबसे बड़ा इशू है, उसमें मैं समझता हूँ कि हमें बड़े एक इनकलाबी किस्म के इकदाम करने पड़ेंगे, जिसमें मैं समझता हूँ कि इमरान खान जो आए हैं इनके ऊपर एक हमें पिछली सियासी बातों को भूल जाना चाहिए और सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं, जिसमें बिजनेस कम्युनिटी मेन एक स्टेक होल्डर है, पॉलिसी मेकर गवर्नमेंट होगी, तो हमें सबको मिलजुल कर, जब हम सारी कौम मिलजुल कर चलेंगे तो इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि अगर एक अच्छी लीडरशिप हमें मिल जाती है तो वो हम अपने हो सकेंगे कि ये जो फॉरेन एक्सचेंज के जो मामलात हैं, इकोनॉमी की जो सूरत हाल है, तो इसमें हम काबू कर सकें। जैसे इसमें 2-4 प्रपोजल आ भी रही हैं कि अगर एक जो 60 लाख पाकिस्तानी वहां पर हैं, तो अगर एक पाकिस्तानी अगर $100 या $1000 भी यहाँ भेज देता है, एक बहुत बड़ा अमाउंट बन जाता है। या 1,68,00,000 लोगों ने वोट दिया इमरान खान को, और अगर वही 1,000 रुपये आज किसी फंड में जमा करा देते हैं, जैसे कोई डैम का फंड बना हुआ है, तो एक बहुत बड़ा अमाउंट बन जाता है। पूरी कौम को साथ लेकर चलना होगा। हम अगर ये सिर्फ अगर हुकूमत के ऊपर ही छोड़ देंगे सिर्फ कि जी इमरान खान आएंगे, सबने साथ लेकर चलना है, और सबसे बढ़ के तो आप लोगों ने साथ में चलना है। हम उनसे ये नई हुकूमत से कहेंगे भी कि जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको साथ मिलाएं, जो हमारे पास बड़े बड़े दिमाग हैं, बड़े मुआशी हमारे पास माहिरीन मौजूद हैं। अंजुम निसार साहब, क्या एडवाइस आप देना चाहेंगे कि एक्सपोर्ट, जाहिर बात है कोई जादू तो है नहीं कि एक दिन में बढ़ जाएगी, इसके लिए एक बेस चाहिए, लेकिन फिर भी क्या ऐसी बिजनेस कम्युनिटी की रिक्वायरमेंट्स हैं जो पूरी नहीं हो सकी हैं कि हमारी एक्सपोर्ट को जो जहां तक होनी चाहिए वहां नहीं पहुंची है? एक तो सबसे पहले हमें अपनी ह्यूमन रिसोर्सेज को इस्तेमाल करना होगा। इंडिया ने कोई कमाल नहीं किया है, उन्होंने अपना ह्यूमन रिसोर्सेज को मेन इस्तेमाल किया। आज उनकी अगर एक्सपोर्ट देखें $300 अरब की, तो $100 अरब 33% एक्सपोर्ट वो है जो आईटी सेक्टर में, जहां ह्यूमन रिसोर्सेज को इस्तेमाल किया। आजकल इसराइल को देखें 6% एक्सपोर्ट उनकी आईटी की है, कीनिया को देखें, फिलीपीन को देखें, ये तमाम वो ममालिक अपने ह्यूमन रिसोर्सेज इस्तेमाल करके। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली जो एसएमई सेक्टर्स है उसमें तो गवर्नमेंट की तवज्जो है ही नहीं। अगर ये नई गवर्नमेंट पीटीआई की जो गवर्नमेंट आई है इमरान खान साहब की, अगर ये एसएमई सेक्टर विच इज 34% ऑफ जीडीपी, पूरी दुनिया में 90% से ऊपर उनका शेयर होता है तमाम इकोनॉमीज में, ए टू जी, अमेरिका से लेके आप वियतनाम तक चले जाएं, 90 से 98%। तो एसएमई सेक्टर्स को तो यहाँ वो फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है। एग्रीकल्चर सेक्टर पाकिस्तान का हमारा जीडीपी का 1/5 है, 20-21%। तो वो उन एरियाज के अंदर मैं समझता हूँ हमें बिल्कुल चाहिए। और सेकेंडली जो बहुत इंपॉर्टेंट है, नेबरिंग कंट्री से, शायद आपको अगर फिगर्स मैं दे दूं, आज अगर हमारे 2 नेबर्स देखें, यूएई एंड अफगानिस्तान, ये हमारे दुनिया में 6 बड़े ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं, 2 ये बड़े ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं। अगर हम 6 बड़े ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं, यूएसए, चाइना, यूके, जर्मनी, अफगानिस्तान, यूएई, तो हम अपने नेबरिंग, अभी 3 हफ्ते पहले इंडिया के हाई कमिश्नर से जो हमारी मीटिंग चल रही थी, उन्होंने बताया हमारे फिगर्स अलग थे। हम समझते हैं कि इंडिया से तजारत खुल जाए, हम उसका ऐसे दुश्मन ना ले, ऐसे बिजनेस पार्टनर देखें, तो हमारा ख्याल था कि शायद 10 से 15 बिलियन डॉलर में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जब तजारत कर सकते हैं। वो कहे थे 10 से 15 बिलियन डॉलर नहीं, हम पहले 1.5-2 सालों में 30-50 से 80 बिलियन डॉलर बायलेटरल ट्रेड हो सकती है। बहुत बड़ी मार्केट है, तो जॉब क्रिएट होंगी, जॉब क्रिएट होगी। ह्यूमन सेक्टर, ह्यूमन इंडेक्स अगर पाकिस्तान का देखें, हम तमाम सेक्टर से मतलब शर्मिंदगी का मकाम है, बहुत नीचे है। तो मैं समझता हूँ इमरान खान साहब का जो एजेंडा है उसके अंदर ये चीजें प्रायोरिटीज होनी चाहिए, 1, 2, 3। तो इसके अंदर आज 11 करोड़ आबादी। इंपॉर्टेंट तो अंजुम निसार साहब इंडस्ट्री है। अगर इंडस्ट्री लगती है, नई इंडस्ट्री लगती है, तो फिर हमारे बेरोजगारी जो बढ़ गई है वो भी कम होगी, और फिर इंडस्ट्री खासतौर पर वो लगे कि जिस प्रोडक्ट की जरूरत पाकिस्तान में, और वो हम इम्पोर्ट कर रहे हैं, कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री ना हो जी। आपके जैसे ई कॉमर्स का एक कंपनी मैं 4-5 कंपनी का आपको एग्जांपल देता हूं, अलीबाबा हो, अमेज़न हो, ये एक कंपनी पूरे, आज एप्पल की जो इक्विटी है वो $1000 बिलियन है, यानी पाकिस्तान के 3 साल की जीडीपी जो $330 बिलियन है, उसके बराबर एक कंपनी की इक्विटी है। तो ऐसा क्या कमाल है, क्यों उन्होंने ह्यूमन रिसोर्सेज को या एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलप किया है। तो ऐसा कमाल 11 करोड़ अफराद जो गुर्बत की लेवल से नीचे हैं, या तो उनको आप एटम बम बना दें, जो लोग मौजूद हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि टेक्नोलॉजी के हवाले से अगर आप में से कोई बात करना चाहे, हर शख्स की जेब में आज 2 मोबाइल है, एक नहीं है, और टेक्नोलॉजी जो है वो इस वक्त सबसे बड़ा सोर्स है कि जिसमें आप जो है वो अपनी एक्सपोर्ट भी बढ़ा सकते हैं, और कम से कम आपकी इंपोर्ट रुक सकती है। आपका अपना मुल्क में इतनी आबादी है, आप उसके यूज के लिए दे सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी के मैदान में आप क्या समझते हैं कि किस तरह की इंडस्ट्री और लगनी चाहिए?
सिर्फ आपको एक मिसाल देना चाहूँगा कि एक साहब अमेरिका से तशरीफ लाए, उन्होंने यहाँ दराज पीके बनाई, अली बाबा आए और उन्होंने $6 मिलियन दे दिए उस कंपनी को। तो ये भी टेक्नोलॉजी है। नॉलेज वर्कर की ज़रूरत है जो अपने अपस्टार्ट कंपनीज बनाएं, और इस तरह की एक्सपोर्ट्स पाकिस्तान में बहुत बढ़ सकती हैं। ये आईटी एक्सपोर्ट्स ही हैं। इस वक्त तो आप देखिए जो ट्रांसक्रिप्ट्स हैं, मेडिकल ट्रांसक्रिप्ट्स, यही तकरीबन $10 बिलियन की इंडिया से बनने के बाद एक्सपोर्ट होती हैं। तो बजाय इसके कि हम सेल फोन्स को देखें, हम इसी तरफ देखेंगे नॉलेज वर्कर जनरेट हो और फिर वो अपनी नॉलेज को एक्सपोर्ट करे। ये दुनिया की बहुत बड़ी मार्केट है। जी, बहुत ज़बरदस्त ख्यालात का इजहार किया। जी, सिर्फ इतना ऐड करना चाहूँगा कि टेक्नोलॉजी वो उस वक्त आएगी जब आपके पास एजुकेशनल बेस होगा। अनफॉर्चुनेटली आपकी बहुत बड़ी पॉपुलेशन जो है वो तो वैसे ही बच्चों की जो है वो स्कूल से बाहर है, और जो अगर स्कूल जा रहे हैं तो वो अगर वो ओ लेवल्स या ए लेवल्स के बच्चे नहीं आ रहे हैं तो आप यू नॉट गेटिंग द काइंड ऑफ मटेरियल दैट इज नीडेड। इंडिया में उन्होंने अपना क्यूरिकुलम 20 साल पहले रिवाइज कर दिया था, मैथमेटिक्स का, केमिस्ट्री का, फिजिक्स का और इवन बायो का। आप उसका मेडिकल एडवांसमेंट देख लें, आप उनका टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट देख लें। आप आज भी पढ़ा रहे हैं कि जी फलाना सदर ने क्या तीर मारा और फलाना, और आप प्रिपेयर कर रहे होते हो क्लास 1 से लेके एक CSP अफसर बनाने के लिए बच्चा, जिसको वो 6 नुकात याद दिला रहे हैं आप, जिसको आप तारीख में क्या हुआ था। यू आर नॉट प्रिपेयरिंग देम टू एक्चुअली गेट देम अप विद द वर्ल्ड। आप उनको बहुत पीछे रखे हुए, आप उनको रटा लगवाए जा रहे हैं, आप कॉन्सेप्चुअल ट्रेनिंग दे नहीं रहे, तो वो होगा नहीं। दूसरा, जहां तक इंडस्ट्री की बात है और डेवलपमेंट की बात है, इट्स नॉट जस्ट अ क्वेश्चन ऑफ एक्सपोर्ट्स ओनली, इट्स अ क्वेश्चन ऑफ योर डिप्लोमेसी फेलियर एज वेल। आपका कंप्लीट डिप्लोमेटिक फेलियर था। आज आप एक मतलब आप चीन से लाखों लोग आ रहे हैं यहाँ पे कराची पाकिस्तान से, और हमारा बंदा जा रहा है तो उसको तकलीफ हो रही है वीजा लेने के लिए भी, जबकि वो माल खरीदने जा रहा है। तो हमारा डिप्लोमेटिक फेलियर इतना मेजर है क्योंकि करियर डिप्लोमेट्स गए नहीं है इसमें। आई थिंक आपके इसका निशानदेही की टाइम एक ब्रेक का हो गया है, और ब्रेक के बाद जो है यहाँ जो बिजनेस कम्युनिटी मौजूद है, इनके इस नई गवर्नमेंट से क्या मुतालबात हैं। सिर्फ हम लास्ट सेशन होगा इसके बाद और इनके मुतालबात जानेंगे कि पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी बिजनेस कम्युनिटी हमारे साथ मौजूद है, ये नई गवर्नमेंट से क्या मुतालबात कर रही है। ब्रेक के बाद मिलते हैं सवाल है पाकिस्तान का। सवाल है नई गवर्नमेंट का, इसीलिए आज हम मौजूद हैं कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री में। चैम्बर के प्रेसिडेंट मुफस्सिर अता मलिक साहब, आपका क्या मुतालबा है नई गवर्नमेंट से? अब हम बस इस आखिरी सेशन में हम आपके बिजनेस कम्युनिटी के मुतालबात जो है वो पहुंचाना चाहेंगे असद उमर तक और इमरान खान साहब तक। पर्सनली 2-3 चीज़ें सामने रखना चाहता हूँ। एक तो बहुत बड़ी ग्रे इकॉनमी हमारे यहाँ मौजूद है, अनडॉक्यूमेंटेड इकॉनमी जिसको हम कहते हैं, जो कैश बेस्ड होती है, उसको टैक्स नेट में कैसे लाया जाए। पिछली सारी गवर्नमेंट्स जो हैं वो हमेशा ये कहती रही कि हम टैक्स नेट बढ़ा देंगे और इंशाल्लाह हम इसमें कामयाब हो जाएंगे। मेरा ख्याल है जब तक ये टैक्स नेट नहीं बढ़ सकता, जब तक लोग खुद रजा कराना तौर पे आके अपने आप को टैक्स नेट में नहीं लाएंगे। उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि टैक्स रेट को रैशनलाइज किया जाए, इतना नीचे ले आएँ कि हर आदमी जो है वो टैक्स नेट में आने को तैयार हो। उसके अलावा जो है वो टैक्स पेयर्स को कैसे फैसिलिटेट करें। सिर्फ अगर आप लोगों से मांगते रहेंगे तो कोई भी खुशी से नहीं देगा। हेल्थ केयर दें उनको, उनके बच्चों की स्कूलिंग का इंतज़ाम करें, बेहतर स्कूलिंग का। दूसरा, एक तरफ जो हम अपने आगे वाली नस्लों के लिए काम नहीं कर रहे, काफ़ी सालों से पाकिस्तान में कोई डैम बड़ा नहीं बना है, पानी हम हर साल बहुत सारा नुकसान करते हैं और बाद में मुख्तलिफ जगहों पे आप देखते हैं पाकिस्तान में खुश्क साली होती है और लोग मरते हैं। थर की एग्जांपल ले लें, तो जब तक हम नए डैम्स नहीं बनाएंगे हम सक्सेसफुल नहीं हो सकते आगे के पीरियड में। तो आगे का पीरियड आपको पता है कि पानी की कमी का पीरियड है, और जंगें भी शायद अगर कभी हुई तो पानी की बेस पे हुआ करेंगी। तो ये 2-3 बड़ी चीज़ें हैं। और उसके अलावा जो सबसे बड़ा इस वक्त जो हम पिछली गवर्नमेंट का फेलियर था कि इन्होंने रेवेन्यू अथॉरिटीज़ को स्वाबदीदी इख्तियारात बहुत दे दिए थे नीचे के लेवल पे। ऊपर के लेवल पे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब भी ये नीचे के लेवल पे जाते हैं तो एक करप्शन को बढ़ाते हैं। इसके लिए एक और चीज़ हम गवर्नमेंट से पिछली से भी चाहते थे और नई गवर्नमेंट से भी चाहते हैं कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, FDI तभी इंक्रीज़ होगा जब लोगों को बाहर पता होगा कि यहाँ काम करने में आसानी है। आप
आज से 12 साल पहले चले जाएं तो इंटरनेशनली जो हमारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग थी वो 80s में थी। अब हम 147 लेवल पे आ गए हैं। उसकी वजह ये नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा डिटीरियरेट किए हैं, मेरा ख्याल है बाकी दूसरे मुल्कों ने इसमें काम किया और काम करने में अपने यहाँ जो है वो आसानी पैदा की है। जब तक हम ये नहीं करेंगे बाहर से बहुत ज़्यादा हम इन्वेस्टमेंट नहीं ला। ठीक है, एक खलील साहब मैं आपकी तरफ बढ़ता हूँ। भाई मैं चाहता हूँ कि ज़रा खुल के मुतालबात आएँ कि जो करप्शन का सामना अगर आपको करना पड़ता रहा है पाकिस्तान से, अगर कोई, मैं तो कहता हूं कि ये गवर्नमेंट कोई काम ना करे, सिर्फ करप्शन ही खत्म कर दे तो मुल्क तरक्की कर जाएगा। तो और इसके अलावा टैक्स के जो इश्यूज हैं, इसके अलावा एक्सपोर्ट पर जो मसाइल हैं, बैंक्स के साथ जो डील्स हैं, मतलब बहुत सी चीजें हैं, फरमाइए। बात यह है कि अगर मैं बात करूं, सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि जो टैक्स जमा करने वाले इदारे हैं, जो टैक्स के पॉलिसी साज लोग हैं, उनके दरमियान और टैक्स देने वालों के दरमियान ट्रस्ट नाम की कोई चीज ही नहीं है। आज भी एमनेस्टी स्कीम आई, लोग डरते रहे कि आज जो कुछ ये कह रहे हैं कल उस पर कायम भी रह सकेंगे या नहीं रह सकेंगे। और वैसे भी जाती गवर्नमेंट पर तो लोग ट्रस्ट कम ही करते हैं। सबसे बड़ा ये जो ट्रस्ट डेफिसिट है ना, इसको सिर्फ एक आदमी पूरा कर सकता है, और वो आदमी है जो ऊपर की कुर्सी पे बैठा है। उसको ये अमली तौर पर दिखाना होगा कि मैं जो कुछ कह रहा हूं मातहत अमला भी उसका पाबंद है। इस वक्त होता ये था कि हुकूमत किसी और के पास, इख्तियारात किसी और के पास। FBR आपके साथ बैठ के बात करती थी, वो सिर्फ आपको लारे लप्पे देती थी, मसाइल जू के तू खड़े रहते थे, एडवोकेज़म फरोग पा रहा था। नतीजा ये था कि पूरे 5 साल बिजनेस कम्युनिटी ने सफर किया, कमीशन बने, कमेटियां बनी, लेकिन बात आगे नहीं बढ़ी। ठीक है जी सर, यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं। मैं मुतालबे की तरफ से पा रहा हूँ, एक मुतालबा मेरा है गवर्नमेंट से। वो मुतालबा ये है कि अगर वो चाहते हैं कि ये मामला सही चलें तो स्टेक होल्डर्स के मशावरत से चलें। अगर फैसले इस्लामाबाद में उन्होंने करने हैं, कहा है, और अगर नहीं करेंगे, इन्होंने खुद वादा भी किया इस बात का। अगली कदम की बात। ठीक है, अनवर जी साहब आपकी तरफ हम बढ़ते हैं। सर फरमाइए सर, क्या आपके क्या मुतालबा? देखिए, मेरे जो कोलीग्स बैठे हैं इनकी तरह मैं भी फॉर्मर प्रेसिडेंट हूँ, और जो बातें हम 10 साल पहले कर रहे थे, 15 साल पहले, वही बातें मेरे कोलीग्स कर रहे हैं। कोई फर्क नहीं आया बातों में, और इसका हल एक ही है। हल ये है, पहले था हल ये, और इसमें जो AQ ने जो बात की है, जो ट्रस्ट डेफिसिट की, पहला काम तो ये है कि आपकी सारी जो भी हुकूमत आई है, चाहे वो मिलिट्री हुकूमत थी, चाहे सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक हुकूमत है, आपकी तकरीबन हर पॉलिसी फेल हो गई है। अगर ये मेरे 5 भाई ऊपर बैठ के एक बात कर रहे हैं तो एक मौका दे कि इनकी जो बात जो कह रहे हैं उसको इम्प्लीमेंट करने दें। और 2 साल, 1 साल, 3 साल में अगर हम ये जो बात करते हैं, अगर उसमें रिजल्ट पॉजिटिव सही मानों में नहीं आता, तब आप हमको ब्लेम करें कि जी आपने क्या इसमें अपना किरदार अदा किया है। दूसरी बात जो पीछे सोहेल ने की है एडुकेशन की, जापान का बेड़ा गर्क हो गया था वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, लेकिन उन्होंने एडुकेशन का छोड़ा नहीं, और एडुकेशन को आगे करते गए। अब जो एक्सपोर्ट की बातें कर रहे हैं, एक्सपोर्ट की बातें कि पहले आपके पास फाउंडेशन होना चाहिए, और वो स्किल डेवलपमेंट और वोकेशनल ट्रेनिंग। हमने बातें की है, ये हुकूमत कर नहीं सकी तो प्राइवेट सेक्टर को लीड लेनी पड़ी। आपने अमन टेक का नाम सुना है, हुनर का सुना है, डेस्कॉन का सुना है। मैं चूंकि एम्प्लॉयज फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान का प्रेसिडेंट हूं, हम एक प्रोग्राम बना रहे हैं स्किल पाकिस्तान 2020, जिसमें हम 5 साल में 2 लाख यूथ को ट्रेन करेंगे, जिसमें से 20,000 वो होंगे जो हम एक्सपोर्ट कर सकेंगे। पहला तो मेरा पॉइंट ये है। दूसरी पॉइंट ये है कि हम जब एक्सपोर्ट की बात करते हैं तो हम नॉर्मली ट्रेडिशनल बात को ज्यादा अहमियत देते हैं। TDAB नाम की जो चीज है, या वो टेक्सटाइल से आगे बढ़ी नहीं है। पहला तो काम ये हुकूमत करे कि ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान TDAB को खत्म करें, और साथ साथ प्लानिंग डिवीजन को भी खत्म कर दें। पाकिस्तान में इस वक्त जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो ये है कि हमारे इदारों को इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है। जब तक ये इन इदारों का स्ट्रक्चर सही नहीं होगा, तब तक आप सबकी कोई भी जितनी भी गुजारिशात हैं कभी सही नहीं हो सकती, क्योंकि इस जो रेड टेपिंग है, जब तक रेड टेपिंग नहीं होगी तब तक आपकी पॉलिसीज बिल्कुल इम्प्लीमेंट नहीं हो सकेंगी। चाहे कोई भी आ जाए पाकिस्तान के अंदर, उसकी कोई पॉलिसीज
नहीं सही हो सकती। बिलोंगिंग टू द बिजनेस कम्युनिटी, अब ये लास्ट 10 years में मैंने देखा है कि गवर्नमेंट जो है आपको रास्ते दिखाती है गलत काम करने के। अब लीगल बिजनेस करना जो है मुश्किल होता जा रहा है। A lot of things जिनका import restrictions लग जाती हैं वो कोयटा के थ्रू आ जाती हैं। तो सबसे पहले what's most important है, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं लेकिन बड़े इंपॉर्टेंट है ये। तो इसमें ये है कि जो स्मगलिंग वगैरह हो रही है उसको बहुत सीरियसली देखना। ठीक है जी सर। जी, मेरा इस हुकूमत से मुतालबा ये है कि कराची के लिए डिसैलिनेशन प्लान जो है लिया जाए, क्योंकि जो पिछले बजट में अनाउंस किया गया था मुस्लिम लीग नवाज ग्रुप ने कि कराची के लिए डिसैलिनेशन प्लान रखा जाएगा। तो मेरा मुतालबा ये है कि कराची के लिए वो अमल दरामद कराएं कि ऐसा ना हो कि वो दूसरी हुकूमत का काम सोच के इसको वो कर दें। जी, मैं सिर्फ नई हुकूमत से मेरा एक मुतालबा है, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं, बहुत आसानी से इम्प्लीमेंट हो सकता है। इमरान खान साहब को चाहिए कि अब इसके बाद जो भी सरकारी अफसरों को वो गाड़ियां फराहम कर रहे हैं वो 1000 सीसी से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। जिस मुल्क में औरतें और मर्द बच्चों समेत खुदकुशियां करते हों वहां सरकारी अफसर को हक नहीं पहुंचता कि वो लैंड क्रूजर में घूमे। तो ये बहुत आसानी से इम्प्लीमेंट हो सकता है, बहुत आसानी से इम्प्लीमेंट हो सकता है। कम से कम ये तो करें ताकि लोगों को पता चले कि कुछ उस सादगी की तरफ बढ़ रहे हैं। एक छोटी सी चीज मैं और अर्ज कर दूं, मेरा ताल्लुक एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन से है। इस वक्त कराची एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन वाहिद है जो मुल्क में चल रहा है, बाकी कोई एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन कामयाब नहीं हो सका। उसकी हालत भी दिगर दो है। तो मेरा मुतालबा यह है कि वहाँ कुल वक्ती चेयरमैन को तैनात किया जाए और जो मसाइल हैं उसके वहाँ पे हल किया जाए फौरी तौर पर। थैंक यू। सैटरडे की छुट्टी जो गवर्नमेंट की है इसको खत्म होना चाहिए और उनको भी काम हमारे साथ करना चाहिए सैटरडे को। दूसरा, एक इंश्योर फॉर लॉ एंड ऑर्डर कि लॉ एंड ऑर्डर कराची का खराब नहीं होगा ताकि हम सब लोग बिजनेस कर सके यहाँ पे। अंजुम निसार साहब ये फरमाइए, ये सैटरडे की छुट्टी की जो बात खत्म करने की हो रही है, जो कौम जो है वो 5 दिन काम नहीं करती, वो छठे दिन भी आके क्या कर लेगी? 5 दिन पहले काम सही तरह कर ले, इस तरह दुनिया में होता है। और चाहे आप 5 दिन जो है 1 घंटा बढ़ा दें, 5 बजे के बजाय 6 बजे कर दें। और ये वीकेंड देना बड़ा जरूरी है। लोग जो है सैटरडे संडे को ऑफ होना चाहिए, कुछ खर्चे भी बचेंगे सैटरडे में ऑफ होगा। अगर 5 दिन भी काम कर लें, सिंसियरली 9 to 5 काम कर लें, आई थिंक। और दुनिया में तो टाइमिंग्स कम हो गए हैं, जर्मनी वगैरह, फ्रांस हर जगह। तो हमें काम एक्चुअली कर लें। वी डोंट नीड सैटरडे टू एफिशिएंसी बढ़ानी है, हमें बिला वजह में टाइम जो है वो और बिजली बड़ी इंपॉर्टेंट करके नहीं इस्तेमाल करना। मैं कंक्लूजन की तरफ आ जाऊं, 3 चीजें पे अगर हमारी गवर्नमेंट काम कर ले जो ये सब चीजें कवर कर लेगी। इमेज, पाकिस्तान का परसेप्शन एंड पाकिस्तान की ब्रांडिंग, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये ब्रांडिंग की वजह से सारे मुल्क, चाहे इंडिया हो, चाहे श्रीलंका हो, फिलीपीन, ये अपने ब्रांडिंग से अपनी वो प्राइसेस ज्यादा लेते हैं। मुफस्सिर साहब, बड़े जबरदस्त ख्यालात जो है यहाँ पर बिजनेस कम्युनिटी के आए हैं, हम बिल्कुल प्रोग्राम के आखिरी लम्हे में, तो आप कैसे इसे कंक्लूड करेंगे? मेरा ख्याल है कि तकरीबन सारी बातें यहाँ पे हो चुकी हैं, लेकिन एक छोटी सी बात एंड में ये कहूँगा कि खान साहब ने जो उम्मीद लोगों में जगाई है, तो उनको अल्लाह करे कि वो उन उम्मीदों पे पूरे उतरें और कामयाबी की तरफ कौम को ले जा सकें। आप जो है उस मुकम्मल साथ देने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल इस वफाकी हुकूमत का बिल्कुल हम तैयार हैं। उसके साथ एक छोटी सी चीज़ जो हम यहाँ पे भी आपने परसेप्शन देखी कि पाकिस्तान में फेलियर की वजह बहुत बड़ी हद तक ब्यूरोक्रेसी को गिना जाता है। उसकी मेन वजह यह है कि उनकी कोई पूछ गिछ कोई नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है। तो हम हर एक गवर्नमेंट को पहले भी कहते रहे हैं, इनसे भी ये रिक्वेस्ट करेंगे कि तमाम जो गवर्नमेंट फंक्शंस हैं उनको टाइम बाउंड कर दें, ताकि मुझे पता हो कि अगर मैं किसी चीज की लाइसेंसिंग के लिए जा रहा हूं तो वो मुझे 5 दिन के बाद मिलनी। और ये जो चेक एंड बैलेंस है ये आप भी रखेंगे अपने, कि आप भी जो है वो मुसलसल उसको फॉलो करना जरूरी है आपको कि गवर्नमेंट क्या कर रही है। कहीं अगर जो है वो मीडिया भी आपके साथ है, अगर आप समझते हैं कोई गवर्नमेंट गलत इकदाम उठा रही है तो आपने उसके खिलाफ भी जाना है। लेकिन अगर हुकूमत जो है अच्छे इकदाम उठा रही है तो उससे आगे बढ़कर आपने उसका इस्तकबाल करना है। तो जबरदस्त ख्यालात का इजहार रहा। यहाँ जो कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री की से ताल्लुक रखने वाले बिजनेसमैन हमारे साथ मौजूद थे और मैंने देखा कि आप सबके ख्यालात में एक उम्मीद मौजूद है इस गवर्नमेंट के साथ। और ये फेडरल गवर्नमेंट भी और खासतौर पे सिंध के अंदर तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। और इस वक्त जो है ये आगाज किसी भी चीज का जब होता है तो एक मौका होता है नए सिरे से तरजीहात बनाने का, आगे बढ़ने का, और खासतौर पर मुल्क को जो बेइंतहा चैलेंजेस, खासतौर पर फाइनेंशियल चैलेंजेस दरपेश हैं, उससे निकालने का। तो कदम बढ़ाएं इमरान खान साहब, असद उमर साहब और बिजनेस कम्युनिटी उनके साथ है। चले रिजवान जाफर को इजाजत दीजिए, सवाल है पाकिस्तान का।